नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से दोनों राज्यों में भारी तबाही हुई है, कई घर तबाह हो गए, गांव प्रभावित हुए हैं, जन धन के साथ पशुधन का भी भारी नुकसान हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक व्यापक राहत योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हिमाचल दोनों हमारे पड़ोसी राज्य और उनका दुख हमारा भी दुख है। इसी संवेदनशीलता के साथ आज पंजाब के लिए 15 और हिमाचल प्रदेश के लिए 10 राहत ट्रकों को रवाना किया गया। तो वहीं सीएम सैनी फतेहाबाद के बलियाना क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लेने भी पहुंचे। संगठन इसके तहत अगर कहीं किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरी की पूरी पार्टी उनके दिशा निर्देश में लगातार काम करती है। पंजाब के अंदर हमारा पड़ोसी राज्य है, जो दुख पंजाब के लोगों को हुआ है उतना दुख हमें हुआ है। हिमाचल के अंदर भी बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए हैं। उन परिवारों को जो प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए, हमें बड़ा दुख है, पीड़ा है, और उसको लेकर के पार्टी ने एक निर्णय किया है और सरकार भी मिलकर के पार्टी के साथ राहत सामग्री लगातार पहुंचाने का काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। अणे मार्ग से उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत नगर क्षेत्र की महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए विशेष पोर्टल का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य शहरी महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 250 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया, जो योजना की जानकारी आमजन तक पहुंचाएगी। ये पहल राज्य में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीपीएससी के आयोजन में नव चयनित अनुदेशकों को उनके नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में विभिन्न व्यवसायों के नए अनुदेशक शामिल हुए और उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में सेवा देने के लिए शुभकामनाएं दी गई। अधिकारियों ने नए अनुदेशकों को कार्यभार संभालने और प्रदेश में शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के दौरान 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। आप देख रहे होंगे लगातार हर महीने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। आज से 8 वर्ष पहले आप में से ज्यादातर जो नवनियुक्त अनुदेशक हैं वे अपने पॉलिटेक्निक में या स्कूली जीवन में रहे होंगे, और उस समय इस बात का अनुभव क्या होगा आप लोगों ने कभी कि उत्तर प्रदेश के साथ 2 बातें चस्पा थी। एक, उत्तर प्रदेश का नौजवान या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसके सामने एक पहचान की संकट खड़ी होती थी। लोग हे दृष्टि से देखते थे। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में एक हीन भावना पैदा होती थी।
और दूसरा, हमारे ऊपर एक लेवल लगा दिया गया था कि ये बीमारू राज्य है, यानी देश के विकास का बैरियर है। आप में से जितने भी 1510 अनुदेशक चयनित हुए हैं, किसी को भी कहीं से सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। किसी को पता ही भी नहीं रहा होगा कि उसका चयन होगा नहीं होगा। जिसने तैयारी की होगी उसका चयन हुआ है, जिसने नहीं की होगी तैयारी करेगा, फिर आने वाले समय में होगा। एक विश्वास मन में होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ही लोग काम करें। अब तो नौकरियों की एक पूरी बौछार हो रही है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जो माहौल पैदा किया गया, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल पैदा किया, दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया। क्या 8 वर्ष पहले इस प्रकार की नियुक्ति पत्र वितरण के इवेंट हो पाते थे क्या? वे कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि करते कैसे? एक तो भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई ना कोई ऐसा लकुना लग जाता था कि उसको माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती थी। इतना पैसा ले लिया जाता था कि वह किसी भी अभ्यर्थी से आंख से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होते थे। क्या पुलिस की भर्ती हो, क्या शिक्षकों की भर्ती हो, क्या अनुदेशकों की भर्ती हो, और क्या किसी अन्य विभाग की भर्ती हो। क्योंकि जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो चुका होता है, वह फिर चेहरा उठाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होता है। और कमोबेश यही स्थिति 2016 के पहले सरकार ने कर दी थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 19 अगस्त से केंद्र सरकार ने अमेरिका से आने वाली कपास पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, जिससे विदेशी कपास भारत की देशी कपास से सस्ती हो जाएगी। उनका दावा है कि इसका सीधा असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा। अक्टूबर-नवंबर में जब किसान मंडी में कपास लेकर पहुंचेंगे तो खरीदार उन्हें नहीं मिलेंगे। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। अब अमेरिका से आने वाली कपास भारत के किसानों की कपास से 15 से 20 रुपए प्रति किलो के से ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। अमेरिका की कपास भारत के किसानों से ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। नतीजन हमारे देश के किसानों की कपास नहीं बिक पाएगी। जब हमारे देश के किसान अक्टूबर-नवंबर में मंडी में अपनी कपास लेके जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनकी कपास खरीदने वाला कोई नहीं बचा। जितनी टेक्सटाइल कंपनियां हैं उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका से बहुत बड़े स्तर के ऊपर कपास मंगानी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने पहले ये ड्यूटी 40 दिन के लिए हटाई, 19 अगस्त से 30 सितंबर तक, लेकिन अब ये एक्सटेंड करके 31 दिसंबर तक हटा दी गई है। अब हमारे देश के किसानों की कपास बिकने का कोई चारा नहीं बचा। हमारे देश के किसानों की कपास नहीं बिकेगी क्योंकि अमेरिका की किसानों की कपास ज़्यादा सस्ती पड़ेगी यहाँ पर। राजस्थान के उदयपुर से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर चिंता जताई और प्रभु से सभी पीड़ितों की मदद की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि राज्य और देश में सुख, शांति और अमन बना रहे, यही उनकी कामना है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मजबूत मौजूदगी का दावा करते हुए कहा कि जनता का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उससे साफ है कि आगामी 3 वर्षों में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बम्पर वापसी तय है। भूमि पर सामरिया सेठ के दर्शन करने मैं जा रहा हूं और क्योंकि पूरे प्रदेश में काफ़ी हिस्सों में बाढ़ के हालात हैं
तो प्रभु से कामना करता हूँ सब लोग सुरक्षित रहें, सब लोग जो कठिनाइयों में हैं उनकी मदद ऊपर वाला करे, इस बात की प्रार्थना मांग रहा हूँ। और प्रदेशवासियों देशवासियों में सुख, चैन, अमन, शांति की भावना पैदा रहे, सब मिलजुल कर आगे बढ़ें, युवाओं को अवसर मिलते रहें और हम सब मिलकर इस प्रदेश की उन्नति के लिए काम कर सकें। और सभी लोगों ने आज अपना स्नेह प्रकट किया, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। दिल्ली से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि आगामी 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव किसी दलीय आधार या पार्टी चिन्ह पर आधारित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी एक बेहतर और योग्य उम्मीदवार हैं। तिवारी ने उम्मीद जताई कि सांसद अपने विवेक और अनुभव से फैसला लेंगे और बी सुदर्शन रेड्डी को निर्वाचित करेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि ये चुनाव सामान्य राजनीतिक रेखाओं से हटकर देखा जाना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बैठक हुई। कौन था वहाँ पे? चीफ व्हिप, मैं, राजीव शुक्ला जी। तो निस्संदेह उस पर तमाम बातें हो रही हैं और 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होना है उसमें हम मानते हैं कि ये दलीय आधार पे नहीं हो रहा है, सिंबल से नहीं हो रहा है और जस्टिस सुदर्शन बेहतर उम्मीदवार है। मुझे पूरा भरोसा है देश हित में, और चूंकि चेयरमैन राज्यसभा भी वही होंगे तो उनको लोग निर्वाचित करें, हम ये आशा करते हैं और उसका प्रयास कर रहे हैं। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने देश भर में एसआईआर लागू करने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनाव आयोग पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में चुनाव आयोग ने अपने काम में ऐसी प्रैक्टिस की है जिसने जीवित लोगों को भुला दिया और मृतकों को जिंदा कर दिखाया। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि क्या कहीं और इतनी विचित्र और गलत प्रैक्टिस देखने को मिलती है। उनके इस बयान से चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर नए सवाल खड़े हो गए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन जाने इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में। इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है कहीं? तो आप देखिएगा, अब कोई बिहार आए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। एक ही बात बिहार की जनता मोदी जी से पूछेगी, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये होने वाला। आगे बढ़ेंगे। देश भर की राजनीति में भावनाओं की आंधी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपमानित करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस ने एक और विवाद इस बीच खड़ा कर दिया है। इस बार केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है। आइए जानते हैं कैसे ये दोनों घटनाएं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को झकझोर सकती हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। चौबे चले छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे, यही मुहावरा अब कांग्रेस के राजनीतिक जीवन में जीवंत हो चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री की मां को अपमानित करने का विवाद, तो दूसरी तरफ बिहार को लेकर आपत्तिजनक तुलना। दोनों घटनाओं ने आम जनता के दिलों में भावनाओं का तूफान खड़ा कर दिया है। भले ही लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है, लेकिन सीमाएं तय है। विरोध करना लोकतंत्र का गहना है, लेकिन प्रधानमंत्री मां को अपमानित करना कानूनी और नैतिक रूप से क्षमा के योग्य नहीं है। कांग्रेस की सफाई इस मामले में उनकी ही राजनीति को चोट पहुंचा रही है। बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से सवाल करते हैं, मेरी मां तो राजनीति में भी नहीं थी, दिवंगत हो चुकी थी, फिर उनको क्यों गाली दी गई, तो ये सवाल हर भारतीय के दिल को छू जाता है। केरल कांग्रेस द्वारा बिहार की तुलना बीड़ी से करना बिहार के लोगों की असमता पर चोट है। चुनाव में भावनाएं हमेशा निर्णायक रही है। 2015 में मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान ने चुनाव की धारा ही बदल दी थी। उसी तरह इस बार गाली और अपमान के मुद्दे विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। भले ही कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा को जनता का समर्थन दिलाने की कोशिश की, लेकिन ये विवाद उनके अभियान को किनारे पर ला खड़ा कर दिया। वोटरों की भावनाओं को छूने वाले मुद्दे चुनाव की दिशा बदल सकते हैं। राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि ये भावनात्मक मुद्दे चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार के मतदाता अपनी असमता और परिवार के सम्मान पर गुस्सा करने से पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस का यह विवाद केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति में भी गहरी छाप छोड़ सकता है। भावनाओं से जुड़ी हर घटना मतदाता की सोच और चुनावी निर्णय को प्रभावित करती है।
बीजेपी इस मौके को राजनीतिक फायदे के लिए भुनाने में पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने भावनात्मक प्रश्न रखकर विपक्ष को चुनौती दी है। जनता की भावनाएं और अस्मिता इस चुनाव की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है। केरल में हिंदी का विरोध है। ये विरोध हिंदी बोलने वालों के प्रति भी झलक जाता है। केरल में कांग्रेस भी इसी रंग में रंग चुकी है। ऐसा लगता है कि केरल कांग्रेस गांधी नेहरू के आदर्शों का पूरी तरह से परित्याग कर चुकी है, तभी तो वो हिंदी भाषी बिहार की तौहीन करने का साहस दिखा रही है। हिंदी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भाषा थी। महात्मा गांधी ने इसी कोशिश में इस स्थानों पर हिंदी प्रचार सभा गठन किया था, लेकिन दक्षिण भारतीय में खासकर केरल और तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी विरोध मुख्य मुद्दा रहा है। 2022 में जब संसद की राजभाषा समिति ने केरल में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की सिफारिश की तो केरल में इसका विरोध हो गया। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने कहा था, केरल ने हमेशा त्रिभाषा नीति का समर्थन किया है, लेकिन हम हिंदी थोपे जाने के खिलाफ है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था। राजभाषा को लेकर जो संसदीय समिति बनी है उसकी सिफारिश को केरल कभी स्वीकार नहीं करेगा। केरल कांग्रेस नेता राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2017 में केंद्र सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की एक धारा में बदलाव किया था। इस प्रावधान के बाद जिन मवेशियों को मवेशी बाजार से खरीदा जाता है उसे मारा नहीं जा सकता। जैसे ही ये नियम बना, केरल में इसका विरोध होने लगा। केरल यूथ कांग्रेस के एक नेता ने इसके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए एक बड़ा ही क्रूर और घृणित कार्य कर डाला। उसने सरेआम एक बछड़े को मार डाला। उस वीडियो में बहुत ही आपत्तिजनक बातें कहते हुए सुना जा सकता है। इस घटना के बाद कांग्रेस की पूरे देश में फजीहत हो गई थी। किसी भी विरोध में हत्या और हिंसा की घटना घृणित और निंदनीय है। केरल में कांग्रेस के अलावा राजद भी अपना भविष्य तलाश रहा है। 2023 में केरल के लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो गया था। उस समय एलजेडी के केपी मोहनन विधायक थे। एलजेडी पार्टी के अध्यक्ष थे एमवी श्रेयम्स कुमार। जब यह विलय हुआ था तब राजद नेता तेजस्वी यादव कोचीकोड में श्रेयम्स कुमार को अपनी पार्टी का झंडा सौंप रहे थे। इस तरह केरल विधानसभा में राजद का एक विधायक हो गया था। इस विलय पर बहुत सवाल उठे थे। राजद पर धनराशि के प्रयोग का आरोप लगा था। चूंकि एलजेडी केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा था, इसलिए जब वो राजद में तब्दील हो गया तो गठबंधन के साथ बना रहा। 2024 में राजद नेता मोहनन को आशा थी कि उन्हें गठबंधन की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री पद की मांग कर दी थी। तब केरल कांग्रेस के बिहार विरोधी बयान से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। तो देखा जाए तो कांग्रेस के इन विवादों ने उनकी ही राह में बाधा खड़ी कर दी। बिहार के मतदाता भावनाओं के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और ये 2025 के चुनाव की धारा को प्रभावित कर सकता है। अगले कुछ महीनों में राजनीति के इस तूफान की गहराई और स्पष्ट होगी। बता दें कि बिहार में चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां को गाली का मुद्दा बिहार में अभी तक गर्म है। पीएम मोदी ने जिस तरह से 29 मिनट के भावुक भाषण में कांग्रेस आरजेडी को घेरा, उससे कहा जा सकता है कि ये राहुल तेजस्वी की 16 दिन की यात्रा की मेहनत पर पानी फिर सकता है। अब बीजेपी ने बीड़ी विवाद बिहार के आत्मसम्मान से जोड़ दिया है। बीजेपी और जेडीयू के नेता जिस तरह से तीखे हमले कर रहे हैं, उससे इतना तय लग रहा है कि आने वाले कुछ समय तक ये मुद्दा प्रदेश की सियासत को गरमाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IRN TV। तो वहीं देश भर में बाढ़ और बारिश ने अब तक के सबसे भयावह रूप धारण कर लिए हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी के कारण पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की नदियां इस समय उफान पर हैं। गांव-गांव जलमग्न हैं, खेतों में पानी भर गया है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में हालात इस समय डरावने बने हुए हैं। इसी को लेकर हम आपको दिखाएंगे देश की इस तबाही की हकीकत इस खास रिपोर्ट में। देश के कई राज्यों में बाढ़, बारिश और बादल फटने का सिलसिला जारी है। सितंबर में हुई भारी बारिश से लोग परेशान हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर हंथनी कुंड बैराज से छोड़े गए जल के कारण बढ़ गया, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए और बड़ी आबादी को बेघर होना पड़ा। तो वहीं पंजाब में सैलाब की मार से 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।
फजिल्का के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना राहत और बचाव कार्य में जुटी है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात में भी जल भराव और बारिश से हालात खराब है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 24 नदियों में गंभीर बाढ़ की स्थिति है, जबकि 33 अन्य नदियों का जलस्तर सामान्य से ऊपर है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की नदियों में बाढ़ का पानी गांव-गांव तक फैल चुका है। पंजाब में हालात सबसे गंभीर है। राज्य के 23 जिलों में बाढ़ ने 1655 गांव को प्रभावित किया है और 3 लाख से ज्यादा लोग अभी भी सुरक्षित स्थानों तक नहीं पहुंच पाए हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छुट्टियां 3 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी गई है। बता दी कि 1 अगस्त से 3 सितंबर तक बाढ़ में अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। कई गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। घर, मकान टापू बन गए हैं। खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो गई है। गांव-गांव डूब जाने के कारण लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। परिवार घरों से बाहर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को मजबूर है। खेतों में भरे पानी ने किसानों की मेहनत बर्बाद कर दी है। फसलें तबाह, घरों में सामान बह गए और कई इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां हर संभव मदद पहुंचाने में जुटी है। प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना और एनडीआरएफ मोर्चे पर है। नाव और हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पंजाब की बात करें तो 23 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। लोगों के घर जलमग्न हैं, खेतों में फसलें डूब गई हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना और हिंडन नदी के उफान ने कई गाँव को प्रभावित किया है। 43 से ज्यादा गांव में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिला प्रशासन ने अब तक 3800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। बिहार और झारखंड में बाढ़ की स्थिति भी गंभीर है। नदी किनारे बसे कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ के बीच राहत कार्य जारी है। एनडीआरएफ और सेना ने रेस्क्यू टीमों के माध्यम से प्रभावित लोगों तक पानी, भोजन और दवाइयां पहुंचाना शुरू कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। जिलों में राहत शिविरों का संचालन किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए नाव और ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हालत अभी भी गंभीर है और बारिश का सिलसिला जारी रहने के कारण स्थिति और बिगड़ सकती है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी किनारे न जाएं और प्रशासन द्वारा बताए गए सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। बता दें कि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि नदी किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। देश भर में बाढ़ का असर गंभीर रूप ले चुका है। प्रशासन, राहत एजेंसियां और सेना मिलकर प्रयास कर रही है कि लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो बाढ़ और अधिक व्यापक रूप ले सकती है। लोगों को नदी किनारे न जाने की चेतावनी दी गई है और सुरक्षित स्थानों पर रहना अनिवार्य है। बाढ़ की इस मार से सबसे ज्यादा प्रभावित लोग वही हैं जो पहले ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। घरों और खेतों के डूब जाने से उनके जीवन में अपार नुकसान हुआ है। सेना, एनडीआरएफ और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहे हैं लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंच सके। हम उम्मीद करते हैं कि जलस्तर जल्द नियंत्रण में आए और प्रभावित लोग फिर से अपने घरों और खेतों में लौट सके। तो वहीं यूपी में अगले 4 दिनों तक मौसम ज्यादा नहीं बदलेगा। मौसम विभाग ने कहा कि 10 और 11 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। वहीं 6 से 9 सितंबर तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना है। उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं हरिद्वार, नैनीताल समेत अन्य जिलों में भी रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आईएमडी ने 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 और 11 सितंबर को असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। देश भर में बाढ़ और लगातार हो रही बारिश का कहर अब भी जारी है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और अन्य प्रभावित राज्यों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गांव-गांव जलमग्न है। घरों और खेतों में पानी भरने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है।
पंजाब में 1655 गांव प्रभावित हैं और राज्य के 23 जिलों में करीब 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना और हिंडन नदियों के उफान के कारण दर्जनों गांव प्रभावित हैं, जबकि बिहार और झारखंड में कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। सेना, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्यों में लगे हैं। हेलीकॉप्टर और नावों के माध्यम से प्रभावित लोगों तक भोजन, पानी, जरूरी दवाइयां पहुंचाई जा रही है। राहत शिविरों में उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था दी गई है। बारिश और नदियों के उफान के कारण स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालात में सुधार तभी संभव है जब पानी धीरे धीरे उतरने लगे। बाढ़ से ग्रस्त लोग अपने घरों और खेतों में लौटेंगे और धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश करेंगे। ये बाढ़ का संकट न केवल प्रभावित इलाकों की मौजूदा परिस्थितियों को उजागर करता है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक आपदा में प्रशासन, राहत एजेंसियां और समुदाय का सहयोग कितनी अहम भूमिका निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।